हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल रक्षक डिफेंस में आपका स्वागत है। हम जो है आज यूपी कांस्टेबल की जो कि परीक्षा तिथि निर्धारित हो चुकी है 17-18 फरवरी को, उसके रिगार्डिंग हम लोग कर रहे हैं वर्णमाला अभ्यास प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 जो कि जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम वर्णमाला के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ में। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हिंदी जब भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो उसमें वर्णमाला का एक अहम रोल रहता है। वर्णमाला वर्णों की एक ऐसी माला जिनको हम क्रम वाइज रखते हुए, सारे वर्णों को क्रम वाइज रखते हुए एक माला बना देते हैं। ठीक है, उसी तरह से यह है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को। अच्छा, शब्द तो तब बनेंगे जब हमको वर्णमाला मिल जाएगी, अक्षर मिल जाएंगे, उनसे ही तो हम शब्द बनाएंगे। तो अभी तक हमको वर्णमाला ही नहीं पता चल पाया है कि वर्णमाला कहाँ से है, तो शब्द तो बना ही नहीं सकते। ये ऑप्शन परमानेंट गलत हो गया। दूसरा है वर्णों के संकलन को। हाँ, ये बात कुछ सही लग रही कि हाँ, वर्णों के संकलन को वर्णमाला कह सकते हैं, लेकिन वर्णों के संकलन को तो वर्णमाला कह सकते हैं, लेकिन वर्णों का कैसा संकलन ये भी हमें ज्ञात नहीं हो पाया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। शब्द गणना को के वर्णों को, ये थोड़ा इधर हो गया, शब्द गणना के वर्णों को। ठीक है, ये इधर से उधर हो गया थोड़ा, शब्द गणना के वर्णों को, तो ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन मिला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि वर्णमाला, जैसे कि हम लिखते हैं का, गा, घा, ये क्या सही है? नहीं सही है ना, क्योंकि हमने क्रम भी तोड़ दिया, आधे अक्षर भी इधर से उधर कर दिए। तो हम अगर कर रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपका ठीक है, ये कंठे ध्वनियाँ है। स्पर्शी व्यंजन आपके 25 होते हैं, उसमें ये कंठे ध्वनियाँ हैं। ठीक, ये हम क्रम तरीके से लिख रहे हैं, तो ये वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कह देंगे। और वर्ण ऐसा सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की जिसका खंडन नहीं हो सकता है। ये लिखित होती है सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये पहला आपका हो गया आपका वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी कि अयोगवाह किसे कहा जाता है या अयोगवाह किन्हें कहा जाता है। वर्णमाला में अयोगवाह का क्या रोल है, क्या भूमिका है, तो इसके तहत हम बात करते हैं। तो अयोगवाह, इनका प्रयोग ना ही स्वरों में होता है ना ही व्यंजन में होता है। ये सुर के साथ भी नहीं आते, व्यंजन के साथ भी नहीं आते। इनका अपना प्रयोग एक अलग स्वतंत्र तरीके से होता है। जैसे कि हमारे हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह हैं। जैसे कि कौन कौन से, आपका एक है अंग और दूसरा है आह। 2 हमारे यहाँ अयोगवाह है। हमारे वर्णमाला में, देवनागरी लिपि में जो वर्णमाला लिखी गई है उसमें 2 अयोगवाह है। इनका प्रयोग हम ना ही स्वर में करते हैं ना ही व्यंजन में करते हैं। इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। ठीक, तो ये हमारे 2 होते हैं अयोगवाह। ठीक, तो इसमें अल्प प्राण को, तो अल्प प्राण को तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अल्प प्राण तो स्पर्शी व्यंजन का कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा, स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। तो ये तो अयोगवाह नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी बात यहाँ पे नहीं की गई, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आता है विसर्ग को, तो हाँ, ये सही लग रहा है। कैसे सही लग रहा है हमको? क्योंकि विसर्ग को हमने क्या कहा कि अंग और आह 2 होते हैं अयोगवाह, तो उसमें एक विसर्ग है, तो विसर्ग को हम अयोगवाह कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? ठीक, ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। ठीक है, सुनना, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। देखो, वैसे तो अगर ये अभी क्या बताए, इनको हम नहीं काउंट कर रहे हैं, या तो ये तो ना तो व्यंजन के साथ में आ रहे हैं ना ही स्वर के साथ में आ रहे हैं, तो इनको हम तो अलग रख देंगे। तो इनको हम हटा देने के बाद में जो स्वर बचते हैं वो हमारे मुख्यतः कितने बचते हैं हमारे स्वर, तो मुख्यतः 11 स्वर बचते हैं। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया, निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। आपने व्यंजन, देखो वर्णमाला नाम तो सुना ही है आपने, वर्णमाला सुना, वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया। व्यंजन, तो व्यंजन में भी कई तरह के व्यंजन होते हैं, अलग अलग सबका सिस्टम होता है।
तो इसमें 25 तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं हम तब तक इसमें नहीं छांट सकते हैं जब तक हमको यह ज्ञात नहीं है कि अंतस्थ व्यंजन होते कौन हैं। तो उनको जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं और कितने होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्लियर? अब इसमें से ढूंढ लो कि ऐसा कौन सा मिल रहा है जो हमको अंतस्थ व्यंजन लग रहा है। तो आपको अगर पता है कि हाँ या, रा, ला, वा ये 4 होते हैं तो आपने ऑप्शन में देखा ये मिल गया ऑप्शन हमको, वाह, यही एक ऑप्शन ऐसा मिला जो इसमें ये देखो रखा हुआ है। बाकी गा है, जा है, सा है, नहीं मिल रहा ना। ये तो आपके दो ये क्या हो गए, ये स्पर्शी व्यंजन आ गए और इनको सा, खा, साहा जो होते हैं वो ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन होते हैं, तो वो तो नहीं रहा क्योंकि हम तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो अंतस्थ व्यंजन केवल एक मिला, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर किसका भाग होता है? ठीक है, या आप कह सकते हैं कि स्वर तो अकेला तो नहीं होगा, स्वर कई सारे होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। स्वर किसका भाग होता है, इसकी जगह पर स्वर किसके भाग होते हैं। स्वर एक नहीं होता ना, स्वर 11 होते हैं, तो एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग किसका नहीं करेंगे ना, कि स्वर किसके भाग होते हैं। क्लियर? अच्छा, लिंग के तो नहीं होंगे क्योंकि लिंग हिंदी में मुख्यतः 2 होते हैं, स्त्रीलिंग होता है तो एक पुल्लिंग होता है, और जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है उसको उभयलिंग बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में एक और होता है उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, तो लिंग का तो कोई अर्थ नहीं बैठा, स्वर के साथ में लिंग कोई अर्थ नहीं बैठ रहा है। इसके बाद आया वर्ण। हाँ, ये हमको मिला कि स्वर किसका भाग होते हैं, वर्णमाला के तो भाग होते हैं। तो अगर हम माला मतलब पिरो देना, एक पास कर देना, तो उसको छोड़ ही दो, वर्ण मिला, बस यही आपका आंसर हो गया। स्वर किसका भाग होते हैं, वर्ण का, क्योंकि संधि समास का कोई अर्थ ही यहाँ पे नहीं निकल रहा है। क्योंकि संधि का मतलब क्या होता है, 2 ऐसी निकटतम ध्वनियाँ जिनके मेल से एक विकार उत्पन्न हो जाए, वो संधि होते हैं, तो वो तो नहीं मिला। समास क्या क्या मतलब होता है, संक्षिप्तीकरण, किसी बड़े सेंटेंस को छोटा कर देना, एक शब्द के माध्यम से दे देना, वही समास होता है। तो ये सारे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको समझ जाना चाहिए कि कितनी है, यही पूछना चाह रहा है। तो आप बताएंगे, पहला ऑप्शन है 23 हैं, 24 हैं, 25 हैं, 26 हैं। सुनो, हमारे वर्णमाला में 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, का से लगा करके और माँ तक ये 5 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप होते हैं। और आपको पता है कि ग्रुप 1 में एक ग्रुप में 4-5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरह से हमारे 5 होते हैं। तो मैथ के अकॉर्डिंग, मैथ तो आप लगाते हैं, देख लीजिएगा, 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन 25 में, ऑप्शन नंबर सी है। ये पूछा जा चुका है आपका आरओ में, और ये पूछा कई बार जाता है, और कांस्टेबल के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। ये कई बार पूछा गया है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसके लिए इसको बहुत ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि आपने वर्णमाला पढ़ा, वर्णमाला में स्वर पढ़े, स्वर भी केवल स्वर तक ही सीमित नहीं रहे, स्वर का भी वर्गीकरण हो गया, अलग अलग प्रकार के स्वर आ गए। जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं, यानी कि कितने प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है प्लुप्त, तीसरा है दोनों या कोई नहीं, आपको बताना है। जैसे सुनिएगा, स्वर ध्वनियों में दीर्घ और प्लुप्त जो होते हैं ये अधिकतर संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि प्लुप्त के लिए एक शब्द आता है, ऐसे हमने लिखा प्लुप्त, जैसे कि आप संस्कृत में करते हैं ओम कर रहे हैं, तो ओम में ओ लिखने के बाद में हम ऐसे ऐसे करते चले जाते हैं, फिर माँ लिख देते हैं। ठीक, कह सकते हैं प्लुप्त में 3
मात्राओं के बराबर समय लग रहा है, यानी कि 2 से अधिक मात्राओं के बराबर समय लग रहा है, तो वहाँ पे प्लुप्त ध्वनियाँ हो जाती हैं। असल में तो ये दीर्घ भी है और प्लुप्त भी, हालांकि ये संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होता है, लेकिन प्रकार में तो है हिंदी में भी, तो इसको हम दोनों को मानेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें एक होते हैं और इनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व। ठीक, ह्रस्व स्वर भी होते हैं। तो ये 3 होते हैं आपके स्वर ध्वनियाँ जो होती हैं 3 होती हैं, दीर्घ, प्लुप्त और स्वर। दीर्घ में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, दीर्घ होते हैं, और ह्रस्व जो होते हैं 1 मात्रा के बराबर समय, प्लुप्त में 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है। जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों के, आप समझ भी गए होंगे। आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं? कहलाता नहीं, क्या कहलाते हैं, देख लेना, थोड़ा वो हो गया, क्या कहलाते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह। अभी हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो होते हैं ना ही स्वर के साथ में जाते हैं ना ही व्यंजन के साथ में जाते हैं, ये बिल्कुल अपना मामला अलग ही रखते हैं। और अभी हमने बताया 2 होते हैं, अंग और अह क्या होते हैं वो भी बताया, अयोगवाह होते हैं। और यही पूछ लिया गया कि अंग और अह क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो स्वर हमने भी बताया कि स्वर के अंदर ही नहीं रखते हैं इनको हम, ये तो अलग रहते हैं, तो स्वर व्यंजन तो ऑटोमेटिक कट गए। और संयुक्त व्यंजन भी नहीं है, क्यों? क्योंकि संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छ, त्रंग, ज्ञ और स्र, तो ये तो नहीं हुए। अब बचा एक ऑप्शन, अयोगवाह। अभी हमने आपको बताया था कि अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं अंग और आ, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। दिख रहा है ना आप लोगों को? अयोगवाह क्लियर हो गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, या अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? ठीक है, का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, या सुर का? आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? का इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फालतू में रखा हुआ है का। अच्छा, अनुस्वार और विसर्ग भी हमने आपको 2 बताए, तो चंद्रबिंदु को हम कैसे हटा देंगे, क्योंकि चंद्रबिंदु होती है ये। ठीक, और हमने अनुस्वार सिर्फ 2 पढ़े हैं, कौन कौन से? एक पढ़ा हमने ये और दूसरा पढ़ा है ये, तो ये भी नहीं हो जाए क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है अनुस्वार, इसमें तो चंद्रबिंदु आ गई। फिर आता है स्वर, स्वर के साथ में इसका कोई मेल ही नहीं है। एक ऑप्शन बचा पंचम वर्ण को। पंचम वर्ण अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? तो पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है नासिक के व्यंजन कौन सा है। मतलब कहने का ये है कि जो नाक से बोला जा रहा हो, ऐसा व्यंजन जो नाक से बोला जा रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसी को नासिक व्यंजन कहते हैं। आप लोग 4 विकल्प हैं, आप लोग उत्तर करिएगा। हाँ, नासिक व्यंजन बताइएगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने बता दिया होगा अब तक। जैसे कि रखे हुए हैं 4 विकल्प, अब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने ये या को क्या बताया है, अभी अंतस्थ व्यंजन बताया है, तो या तो अंतस्थ व्यंजन में चला गया। अब ये था या माना, था और पा और माँ, ये तीनों स्पर्शी व्यंजन हैं। ता था ये दूसरा वर्ण है, पा ये पहला वर्ण है, और पा फा बा भा मा ये 5वां वर्ण है। तो नासिक के व्यंजन जो होते हैं प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर होते हैं, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ यही हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर हो गया? समय कम है, एग्जाम बिल्कुल सर पे है, बराबर बस प्रैक्टिस करते रहो। जैसे क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। मतलब लिपि का मतलब समझते हैं, किसी भी चीज को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं वही लिपि होती है। जैसे कि अपने यहाँ हिंदी जो लिखी जा रही है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हमारे यहाँ लिखने का तरीका क्या है, हम पहले का को लिखते हैं फिर खा को लिखते हैं। ठीक,
हमारे यहाँ प्रकृति ही ऐसी है कि हम सीधे शब्दों में हिंदी की देवनागरी लिपि का जो वर्णमाला है इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी की, लेकिन उस लिपियों में कितनी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनके माध्यम से हम बात करते हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं टोटल 52। आप लोग सब लोग जानते हैं, तो कॉमन सी बात है 52 ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है 52, ठीक है। ये 52 हो गया। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण अघोष है? क्या लिखा हुआ है? कौन सा वर्ण, कहां गया? कौन सा वर्ण अघोष है? सुनना, हमने अभी बताया, देखो जो वायु, प्राण वायु के आधार पर अगर देखें तो एक सघोष होते हैं और एक अघोष होते हैं। तो अघोष होते हैं किसी भी स्पर्शी व्यंजन का पहला, दूसरा, अंतःस्थ व्यंजन, ये सारे अघोष में आते हैं। और उसके अलावा जो तीसरा, चौथा और पांचवा बचता है वो आपका अघोष या सघोष होता है, ठीक है। तो कौन सा वर्ण इसमें अघोष है? अघोष की बात हम कर रहे हैं। जैसे कि आ है, जा है, हा है और सा, 4 ऑप्शन दिए हुए। अब देखो हमने क्या बताया, अघोष किसको कहते हैं? पहला और दूसरा को। आ अघोष वर्ण है, आप कहोगे हो सकता है, अभी हम क्यों बताएं, बाद में देखते हैं। जा, चा छा जा, चा छा जा, तीसरे व्यंजन आ रहा है तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि तीसरा है तो ये सघोष हो जाएगा। हा, या, रा, ला, वा, सा, सॉरी, सा, ख, सा, ह, चौथे नंबर पे आ रहा है, इसको भी काट दो। सा, ये आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अघोष वर्ण। तो कौन सा वर्ण अघोष है? ये आपका सा जो है ये अघोष हो जाएगा। और ये साथ ही साथ में ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन भी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? अच्छा, ये पार्श्विक जो है इसी को हम बोलते हैं लुंठित। पार्श्विक वही बोलते हैं उस व्यंजन को, और लुंठित भी उसको बोलते हैं। तो कौन सा है इसमें? या, ला, रा, वा, रा और पा, ये तो हमने देख लिया कि क्या है, ये स्पर्शी व्यंजन है, ठीक। रा और या ये अंतःस्थ व्यंजन हुए। बचा हमारे पास केवल ला, यही आपका पार्श्विक अथवा लुंठित होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन है, तो हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे ये हमको बताने हैं। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब प्रत्येक वर्ण का यानी प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग और ठीक, ये आपके 5 वर्ग हो गए। क्लियर? अब इसमें देखो 5 वर्गों के दूसरे और चौथे, मतलब इस वर्ग का भी दूसरा और चौथा, 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 इस वर्ग का भी दूसरा और चौथा। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है, ठीक है। कौन सा होता है? जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है महाप्राण, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्प प्राण जो होता है दूसरा और चौथा छोड़ के जो बच जाए 5 में वो सारे अल्प प्राण हो जाएंगे। जैसे दूसरा और चौथा छोड़ दें तो पहला, तीसरा और 5वां ये आपका अल्प प्राण हो जाएंगे। क्लियर होगा? और बाकी घोष सघोष अभी आपको बता दिया, पहला दूसरा घोष अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध होता है, जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका बताना है आपको। देखो 2 होते हैं उच्चारण में, जब उच्चारण करते हैं तो 2 प्रकार से निकलते हैं हमारे स्वर। एक अनुनासिक होते हैं और एक निर्नुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक,
तो जो अनुनासिक होते हैं वो नाक और मुंह दोनों से, जब अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो नाक और मुंह दोनों से उच्चारण लिखेंगे, जैसे आंख, ठीक है, तो दोनों से निकल, मुंह से भी निकल रही है, नाक से भी वायु आ रही है, दोनों से अगर आ जाए तो अनुनासिक होता है। और केवल मुंह से आए या केवल नाक से आए तो वहां पे हम निम्नुनासिक करते हैं। वहां पे बस अनुनासिक को जो वर्ड नहीं आए, बाकी सब सादे जितने भी वर्ड हैं सब हो जाए, जैसे कि आ, का, खा, ये सारे जितने भी वर्ड हैं ये निम्नुनासिक में आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाते हैं, या तब वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? जैसे कि संयुक्त ध्वनियां कहेंगे, युग्मक ध्वनियां कहेंगे, संपर्क ध्वनियां कहेंगे, या पारंपरिक ध्वनियां कहेंगे। आप लोगों को बताना है, बताओ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जैसे कि हमने लिखा दिल्ली, हमने लिखा बिल्ली, यानी कि एक बार आधा लाया, एक बार पूरा लाया है, यानी कि ध्वनि का द्वित्व हुआ, द्वित्व दो बार, ठीक, एक बार आधा एक बार पूरा, उसी को बार बार दो बार रिपीट किए। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? बताओ। उन ध्वनियों को हम युग्मक ध्वनियां कहते हैं, ना कि संयुक्त ध्वनियां। संयुक्त ध्वनियां कभी मत लगाना, युग्मक ध्वनियां जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? द्वित्व ध्वनियां होती हैं। बाकी ये जो संपर्क और पारंपरिक, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता था। आप लोग ये जरूर करिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करिएगा, ठीक है? तो ये तो दो बनती नहीं है, यही बन जाएगी आपकी क्या? ऑप्शन नंबर बी, कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाते हैं? तो आपकी युग्मक ध्वनियां कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया और क्वेश्चन टपक पड़ा, आ गया ना? मेन चीज क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा, दूसरी हम जो बता रहे हैं ना उसको भी फोकस रखिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? तो इसको आपको तो कतई फोकस रखना है कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक? हम एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या लिख रहे हैं उसको लिखना भी है, ठीक है, और उसको समझना भी है। जैसे कि अंतस्थ एवं ऊष्म वर्गों की संख्या है, अब संख्या बताना है। अब दो माइंड लगाओ, एक तो हिंदी का लगाओ, दूसरा गणित का भी इसमें लगाओ। अंतस्थ कितने होते हैं और ऊष्म कितने होते हैं, दोनों की संख्या पूछ रहा है। ये अगर तुमको पता है, ये पता है, दोनों को जोड़ दो, आपका आ जाएगा, वो संख्याएं आ जाएगी। तो अभी आपको हमने बताया कि अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म कितने हमने बताए? 4 होते हैं। तो 4 + 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर अंतस्थ तो बताए हैं, ऊष्म का बता दिए, तो सुन लो, देखो या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ हो गए। दूसरा सा, खा, सा, हा, ये आपके ऊष्म हो गए, ऊष्म वर्ग। तो दोनों को मिला के कितने हो गए? हो गए ना 8। बस यही पूछ रहा था। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? समझना कि निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि अल्प प्राण किन्हें कहते हैं और महाप्राण किन्हें कहते हैं। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का दूसरा और चौथा ये आपका महाप्राण होता है, और बचे जो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। तो हमने क्या बताया? महाप्राण आया ना। अब महाप्राण इसमें जोड़ो, देखो का, खा, ये दूसरा वर्ण आया और उसमें क्या कह रहा है? नहीं है पूछ रहा है। इसको जरूर ध्यान देना कि पूछ क्वेश्चन क्या रहा है। आप लोग क्या, हम लोग आप लोग क्या करते हैं कि निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण, इतना पढ़ के क्वेश्चन को छोड़ दिए और क्वेश्चन गलत, ठीक? तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि या कौन सी ध्वनि, या हाँ ध्वनि कहेंगे, महाप्राण नहीं है। तो का, खा दूसरा वर्ण आया। अभी हमने आपको क्या बताया कि दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो ये का, खा ये दूसरा आया तो ये महाप्राण है। हमारा आंसर ये नहीं है, ये महाप्राण है, हमसे नहीं पूछ रहा है। और देखते हैं चा, छा ये भी दूसरा वर्ण, ये भी महाप्राण है। ये देख लो का, खा, गा, घ चौथा आ गया, चौथा भी महाप्राण है। ये देखो पा, फा ये पहला आ गया, यही आपका गलत हो गया। तो यही गलत हो गया, लेकिन आंसर आपका यही है। क्वेश्चन के आधार पर आंसर यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि महाप्राण नहीं है, तो यही आपका महाप्राण नहीं है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण है। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? क्या का और खा को कहते हैं? क्या चा और छा को कहते हैं? या पा और फा को कहते हैं? या डा और ढा को कहते हैं? देखो, इनको उच्छिप्त व्यंजन के साथ में कई और नामों से जाना जाता है इनको, और ये एग्जाम में आते हैं अलग अलग नामों से। जैसे कि उच्छिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। ताड़न जात। तो इनको हम द्विगुण भी बोलते हैं और इनको ही हम ताड़न जात बोलते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन का उदाहरण कौन से? ये वाले जो आपके होते हैं, ये आपके दो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तुम्हारे यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। आपको इतना सरल क्वेश्चन यूपीएसआई जैसे एग्जाम में पूछा? ऐसा नहीं है, ये सरल क्वेश्चन है। जिसकी लैंग्वेज पे डिपेंड बात हो रही है ना कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है, वर्णों का माला यानी कि वर्णमाला हमारा, तो उसको दो ही भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं। कैसे कैसे? एक तो स्वर के आधार पे और दूसरा व्यंजन के आधार पे। दो ही के आधार पे तो हम बांट कर पढ़ते हैं वर्णमाला को। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दो भागों में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर तो बहुत सारे भेद हैं। स्वर को कई तरह से बांटा गया है, व्यंजन को कई तरह से बांटा गया है। क्वेश्चन भी आएंगे आपको, इस स्वर को लगभग छह तरह से हम अलग अलग तरीकों से पढ़ते हैं। जीवा के आधार पे, प्राणवायु के आधार पे अलग अलग तरीका से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों की चल रही है प्रैक्टिस। तो अभी इतना बस ध्यान रखिएगा कि मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ ये अगर है तो कैसे है, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? समझना, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? अभी हमने आपको बताया कि वर्णमाला में जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 25। का से लगा के मां तक जो होते हैं ये हमारे स्पर्श अथवा संघर्षी व्यंजन होते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी ये हमने क्या बताया, ये जो होते हैं या, रा और वा, ये हमारे सारे जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये तो अंतस्थ व्यंजन हो गए, यानी कि ये तो स्पर्श संघर्षी हुए नहीं। एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर ए, जा। ये आपका होता है, क्या होता है? ये स्पर्शी व्यंजन होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? क्या क्वेश्चन है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ठीक, अभी हमने आपको बताया, जब महाप्राण बता रहे थे तब हमने आपको बताया कि अल्प प्राण और महाप्राण किन्हें किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो महाप्राण दूसरा और चौथा, तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। अब देख लो, का, खा, ये तो दूसरा आ गया, तो ये तो क्या हो गया? महाप्राण हो गया। क्या हो गया? महाप्राण हो गया, तो इसको तो हटा ही दो। ता, था, ये भी आपका महाप्राण हो गया, इसको भी हटा दो। ता, था, दा, धा, ये भी आपका क्या हो गया? महाप्राण हो गया, क्योंकि ये भी चौथा वर्ण आ गया। इसके बाद में आ गया ये ता, ता, था, ता, पहला अक्षर है यानी कि पहला वर्ण है, और हमने क्या बताया? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। बस बात खत्म यहीं पे, अल्प प्राण हो गया। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन, या, वा, रा, ला किस वर्ग के व्यंजन हैं? ठीक है, या, वा, रा, ला किस वर्ग के व्यंजन हैं? जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, अभी बताए या, वा, रा, ला या, रा, ला, वा। बात है कि इधर को उधर रख दो, उधर को इधर, कुछ से फर्क नहीं पड़ता। हमको ये पता हो जाना चाहिए कि ये जो या, रा, ला, वा आए हैं क्या, कौन से व्यंजन के, कौन सी श्रेणी के वर्ग हैं। तो तालव्य, जिनका उच्चारण तालु से हो, तो ये तो नहीं हुए, क्योंकि तालु से तो चा, छा, जा, झा ये होते हैं।
ऊष्म ऊष्म अथवा संघर्षीय व्यंजन हमने आपको बताया, सा खा सा हा ये होते तो ये भी नहीं हुआ। कोई नहीं ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि अभी मेरे पास एक ऑप्शन बचा है तो हम कोई नहीं तो कहीं नहीं कहेंगे। तो एक बचा अंतःस्थ व्यंजन, तो यही आपके सारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं जो कि यार अलावा। क्लियर हो गया? चलिए अगला होता है, अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका? हाँ, का वर्ग कैसी ध्वनि है? तो ये जो ये लिखा हुआ है ये का लिखा हुआ है, का वर्ग कैसी ध्वनि है, ये जो बड़ा का जो डंडा लगा हुआ ये नहीं है, इसमें बड़ा की मात्रा नहीं, का वर्ग कैसी ध्वनि है? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है? तो आप क्या कहोगे? ये कंठ ध्वनि है, क्योंकि का वर्ग जो आता है वो कंठ ध्वनि में आता है। मूर्धा में कौन सा आता है आपका? टा ठा डा ढा टा वर्ग आता है। तालु में जो कि तालु से छू जाए तो कौन से हो जाएंगे? तालव्य, चा छा जा जा, ठीक है, चा वर्ग आ जाएगा आपका। और दंत जो दांत से हो तो कौन से? ता था दा धा, ये सारे दंत आ जाते हैं, तो ता वर्ग आपका दंते से हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंठ। का से का वर्ग कौन कैसी ध्वनि है? तो आपकी कंठ ध्वनि है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित है? प्रकंपित पूछा, वहां पे पूछा गया था लुंठित, तो लुंठित या पार्श्विक पूछा गया था, लुंठित भी वही इसी को बोलते हैं। अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि या निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित है? ये व्यंजन दिए हुए इसे बताना है कौन सा प्रकंपित है। ला अभी हमने बताया लुंठित हो गया, या और वाह ये दोनों जो हो गए आपके ये अंतःस्थ व्यंजन हो गए। मेरे पास एक ऑप्शन बच गया, इसको बोलते हैं प्रकंपित। रा 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 जीवा जो हो प्रकंपन हो रही, कंपन हो रहा है ना, तो ये हो गए प्रकंपित। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या मूल स्वर कहते हैं, क्या दीर्घ स्वर कहते हैं, क्या प्लुप्त स्वर कहते हैं, या कोई नहीं? तो सुनना, जो मूल स्वर होते हैं वो मूल होते हैं, मूल स्वर, ठीक। उसके बाद में वो नॉर्मल है। दीर्घ स्वर होते हैं जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, और प्लुप्त स्वर होते हैं जिसमें 2 से अधिक मात्राओं का समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो यानी कि इसमें कहा क्या गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी कि दीर्घ स्वर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पढ़ना अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ठीक, पढ़ना पहला। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, ये नासिक लिखा हुआ है, इसको नासिक के कहते हैं, इसको ध्यान रखना। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां। हमने क्या बताया? जो अनुस्वार होते हैं वो अयोगवाह होते हैं, तो अयोगवाह ना ही स्वर के साथ में आते हैं ना ही व्यंजन के साथ में आते हैं। 2 बच गए। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां या स्वर के बाद आने की वाली नासिक की ध्वनियां, ये आप लोगों को बताना है। आप लोग बताओ। सुनना, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां और एक है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां। अभी हमने क्या बताया? ये तो ना ही इसके साथ में आती हैं व्यंजन के साथ में, ना ही स्वर के साथ में आती हैं, तो यानी कि इनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है इनका उच्चारण। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वतंत्र ध्वनियां हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कौन से वर्ग में है? 4 वर्ग दिए हुए हैं, ये सब वर्ग हैं, और इसमें आपको ये बताना है कि सभी के शब्द स्पर्श व्यंजन होने चाहिए, यानी कि उसमें अंतःस्थ, ऊष्म वगैरह ये सब ना घुसे हों। तो देखा, का खा ला यहाँ तक तो मिले, का खा तो हमको मिला, लेकिन ये काकल ध्वनि मिल गई, यार अलावा ये हमको अंतःस्थ मिल गई, तो ये तो गड़बड़ हो गई। का खा गा या यहाँ तो सही रहा, लेकिन या मिल गया, ये भी गड़बड़ कर दिया क्योंकि ये अंतःस्थ हो गया। का चा पा द ये हमको बिल्कुल सही मिल गया, यही आपका स्पर्श व्यंजन हो गए। तो 28 का सी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं? स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग मुंह के अलग अलग भागों से होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 6 प्रकार से कर सकते हैं, हमने आपको शुरुआत में बताया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा स्वर अमात्रिक होता है? वर्णमाला में ऐसा भी एक स्वर होता है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि आ, इसमें तो ये वाली मात्रा हो गई, ई, इसमें कौन सी मात्रा हो गई? ये वाली मात्रा हो गई, यानी कि ये जो मात्रा आ रही है ये आपकी ई में आ गई, और सॉरी ये जो मात्रा होती है ये वाली, ये आपकी ई में आ गई, क्लियर। और जो ये वाली मात्रा होती है ये छोटी ई में आ गई, यानी ये तीनों की मात्रा हमको मिल गई, लेकिन आ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, अमात्रिक होती है। ठीक, तो ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग और जुड़े इसके साथ में, उनको भी समझ आए कि हाँ हमको प्रैक्टिस करनी है और जल्दी से जल्दी करनी है, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तब तक नहीं व्यवस्था हो पा रही है, उसके बाद में आपको लाइव भी मिलेगी, प्रॉपर क्लासेस होंगी, मिलते रहेगा। और ठीक है, राम राम।